गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो मॉडल सेट 1 होगा 1 to 5 के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय कहिए या ऊष्मीय कहिए, भाषा का केवल खेल है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, और ये ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ और जान लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को। यहीं अगर प्रश्न पूछ दे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न खूब बनता है बीपीएससी में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादुर यानी टोंड। नेक्स्ट है, बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। और देखिए एल्केन, अल्काइन, अल्कीन, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n, और अल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n माइनस 2। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हो जाएगा YnE। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये सेशन अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मॉडल सेट स्टार्ट हो चुका है बारी बारी से साइंस का, चाहे वो PRT हो, TGT हो या फिर 6 to 8 हो। एक मॉडल सेट मैथ का, तो प्रत्येक दिन तो एक मॉडल सेट साइंस का, तो एक मॉडल सेट सोशल साइंस का। ऐसे प्रक्रिया ये अब मैं शुरू कर चुका हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लैक्रीमल जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन साइटोकाइनिन भी है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, तो ये साइटोकाइनिन ही है, बाकी कोई। ये इंसुलिन और एस्ट्रोजन जो है ये मानव में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो पादप यानी वनस्पतिक हार्मोन पूछा है, यानी पादप हार्मोन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? पादप हार्मोन की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में पादप हार्मोन कौन है? तो वो साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट है, सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग, जिसे आप लोहे पे जंग लगना कहते हैं, क्या है? तो हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड है, केवल फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। तो ये जो जंग होता है वो
हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? इनका कहना है कि कौन अम्ल को क्षार में बदल देगा। नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो कौन अम्ल क्षार को अम्ल करेगा? क्षार से अम्लीय। ठीक। अगर लाल से नीला करता तो वो क्षारीय कर रहा है, ये नीले लिटमस को लाल कर रहा है। तो वॉशिंग सोडा का घोल नहीं, वो क्या है? क्षार है। जो अम्ल होगा वही करेगा नीले लिटमस को लाल। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। और इसमें देखिए बेकिंग सोडा और ये दोनों क्षार है। क्या है? क्षार है। तो बच गया सिरका, यही अम्ल है। तो कौन करेगा? सिरका करेगा। अगला प्रश्न है, पशु पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो देखिए कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति ये पौधों में पाया जाता है और जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका की चारों ओर के झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं। मनुष्य में लक्षणों की वंशगति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंशगति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो देखिए ध्वनि की जो गति होती है ठोस में अधिकतम होती है, तब द्रव में, और तब गैस में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्पात में सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। नहीं। जिंक का गलनांक टीन से अधिक होता है। नहीं। हाँ, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल होता है F=G(m1m2/r²). अब जैसे हम लोग ये दूरी को दोगुनी करेंगे इसको, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं F=G(m1m2) अब ये दोगुनी हो गया है तो 4r² हो जाएगा। तो पहले की अपेक्षा ये कितना गुना हो गया? 1/4 हो गया, यानी 1/4 हो जाता है। अब यहाँ चीज़ों को समझिए, ये जी क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कहीं भी जाने पे नहीं बदलता है। मान भी देख लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² इसका यूनिट होता है, बड़ा जी का, और ये वैल्यू होता है। और जो आपने बल दो वस्तुएं मान लीजिए m1 है और m2 है, इनके बीच की दूरी अगर r है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इन पर वो होता है दूरी के गुणनफल के समानुपाती। और दूरी के गुणनफल और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या है मैं समझाने की अभी आपको कोशिश करूँगा। देखिए अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान बढ़ेगा, तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती। जैसे दूरी बढ़ा दीजिएगा तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो बल का मान घटेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? घटेगा। तो वही है व्युत्क्रमानुपाती।
तो प्रश्न अगर आए, देखिए 4 गुना दूरी कर दिया गया था, 2 गुना दूरी को 2 गुना किया गया है, तो ये घट गया ना, 1/4 हो गया। अगर द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान को दूना कर दिया जाए और दूरी को समान रखा जाए तो बल 4 गुना हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल में वायुयान चलते हैं। आयन मंडल में रेडियो संचार यानी ग्रह प्रक्षेपित किया जाता है, याद रखिएगा ये भी। और समताप मंडल में ही एक लेयर पाया जाता है ओजोन का। ओजोन का मापने की इकाई होता है डॉप्सन। क्या होता है? डॉप्सन। और ओजोन के क्षय क्लोरोफ्लोरो कार्बन के वजह से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? तो आपको तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 7 होता है। 2 8, तो अब 2 के बाद 7 ही नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है, तो 2 के बाद 8 होना चाहिए, लेकिन बच गया है 5, तो 5, 2 और 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और यहाँ देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, यहाँ वैलेंसी सिखा देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आप बताइएगा। यदि 4 4 कह रहे हैं, 5 6 7 किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 8 में से घटा के आप बोलिएगा उसकी वैलेंसी। जैसे आपने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखा, 2 और 5, तो ये 5 इसकी वैलेंसी नहीं हुई। बाह्यतम कक्षा में मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को घटा के बोल देंगे, यानी 3। इलेक्ट्रॉन क्या करे, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो नाइट्रोजन पे कितने चार्ज आ जाएंगे, +3 चार्ज, -3 क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। माइनस के कितने चार्ज आ जाएंगे, 3 चार्ज आ जाएंगे। और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड इसका, तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ अगर बोला जाए कि पाई बॉन्ड इसका कितना होगा तो 1 होगा। देखिए ये पाई बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो सिग्मा बॉन्ड 2 होगा। ये बॉन्ड करना भी सिखा दूंगा आपको। अब जैसे मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम लिया, एटॉमिक नंबर 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, अष्टक नियम पूरा किए, और ये 3। तो बाह्यतम कक्षा में यदि 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वहीं उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 3। याद रहेगा आप लोगों को। देखिए सोडियम हो गया, जैसे Na, एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2 8 और 1। तो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। हम लोग करेंगे बारी बारी से, टोटल मॉडल सेट में अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम कैसे निकालना है इसके लिए तो मैं हूँ ही। गणित हो, रीजनिंग हो, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न, 9th-10th वाला ही साइंस और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न 1 to 5 में लाके पटक दिया जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए विद्युत शक्ति तो सबसे पहले आप जान लीजिए P =
आई भी होता है, यानी विद्युत शक्ति व विद्युत धारा गुने विभवांतर, और V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो रखेंगे P इज इक्वल टू आई और V के जगह आई आर। तो P इज इक्वल टू होना चाहिए आई स्क्वायर आर, और यहाँ देखिए क्या दिया है, आर स्क्वायर दिया है। तो यही विद्युत शक्ति का व्यंजक नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। विद्युत शक्ति निकालिएगा कैसे अगर न्यूमेरिकली प्रश्न आ जाए तो। ये 10th का है। देखिए, ज़्यादातर प्रश्न चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 10th हो, कहाँ से प्रश्न आ रहा है? ज़्यादातर प्रश्न आ रहा है क्लास 10th के SCERT टेक्स्ट बुक के से लिया जा रहा है, यानी बिहार पब्लिकेशन का, और 9th से। तो इन्हीं पे आप ज़्यादा फोकस करें। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये 9th क्लास का प्रश्न है। तो देखिए, कोई भी पदार्थ अगर ठोस है, उसे जब आप गर्म करेंगे, जब उसे आप गर्म करेंगे तो पहले वो बदलता है द्रव में और तब बदलता है वो गैस में, ठीक। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, कपूर आप जलाते हैं तो द्रव पद में बदलता है? नहीं ना बदलता है, सीधे वाष्प बन जाता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के सीधे ठोस से, वही प्रश्न रिपीट कर गया है, पराग कोश में शामिल है। तो देखिए, पराग कोश होता क्या है? फूल आप समझते हैं, फूल, फूलों में निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। तो फूलों में निषेचन किसके, माने फूल का जनन, पादप का जनन अंग कौन होता है? फूल होता है जनन अंग। तो उसी में ये जो पराग कोश है, ये पुल्लिंग यानी नर भाग है। ये पराग कोश स्त्री केसर में, स्त्री केसर में क्या होता है, जा करके बैठ जाता है, जिसे निषेचन होता है। अब इसमें क्या होता है, तो पराग कोश में परागकण शामिल होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। बाह्य दल तो पुष्प का हरा भाग होता है, बाहरी हरा भाग, और बीजाणु उसके बीजांड में रहते हैं, और ये जो है परागकण, ये परागकोश में होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार होता है F इज इक्वल टू ma, ठीक। अब A इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई m, और ये करे सीधे अनुपातिक, तो जो त्वरण होगा वो बल के सीधे अनुपातिक होगा। तो वस्तु पर लगने वाले बल के वस्तु पे द्रव्यमान के अनुपातिक कहा है ना, सीधे वस्तु के त्वरण सीधे अनुपातिक होता है, तो वस्तु पर लगने वाले बल के। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो गिबरेलिंस भी है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सिन भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है। देखिए, आ ही गया प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो कहिएगा बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट है, कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक जॉल नहीं, जूल होता है। इंग्लिश में जूल ही लिखा है। अगर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मिस्टेक रहता तो आप उपर्युक्त में से कोई नहीं पे चले जाते, क्योंकि ये आयोग कब गलती करा दे आपसे 2-4 प्रश्न, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है? देखिए, ये कांच का स्लैब हो गया और ऊपर हवा हो गया, प्रकाश की किरण आई, मैंने अभिलंब डाला, यानी सामान्य कहते हैं इसको हिंदी में, और इसको जाना चाहिए था सीधा, क्योंकि प्रकाश के किरण का गुण होता है
कि वो सीधी रेखाओं में चलती है, लेकिन ये इधर बैंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सामान्य की ओर झुक गई। तो यह समान से दूर जाती है? नहीं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरती है? नहीं, यह सामान्य की ओर झुक जाती है। और यही प्रश्न अगर उल्टा कर दिया जाए कि कांच के स्लैब से फिर हवा में जा रही है प्रकाश, तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सामान्य से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? सामान्य से दूर हट जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग विरल और इसको बोलते हैं सघन। क्यों बोलते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी वो विरल, और जिसमें कम वो सघन। तो कांच में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग होता है? तो पेंट लगाना, जिंक की परत और ग्रीस, ये तीनों हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण का सही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण क्या होता है? जब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। देखिए a = v-u/t, और यहीं से पहला समीकरण बनता है, पहला इक्वेशन बनता है गति का, v = u+at। ये पहला इक्वेशन बन जाता है। कैसे? v बराबर यह कि गुना हुआ, यह कि प्लस हो गया। यह तीनों समीकरण आप देख लीजिए। पहला समीकरण v = u+at, दूसरा समीकरण 2s = ut + हाफ at², और तीसरा समीकरण जो है 2as = v² - u²। ये भी u क्या है? ये आप सस्पिशन में पढ़े होंगे। t समय है, v अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और a तो त्वरण है और s विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? तो विस्थापन है। और विस्थापन क्या होता है? तो ये सदिश राशि होता है, क्योंकि इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है। जिस भौतिक राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश होगा, और जिसके पास केवल परिमाण हो दिशा न हो वो अदिश होगा। चलिए आगे। तो यही था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ऐसे ही मॉडल सेट में गणित का, रीजनिंग का और जीके जीएस का लाते रहूँगा। और इसका पीडीएफ जो आप मांगते हैं, तो पीडीएफ नहीं, सिर्फ देखिए कि कैसे चीज़ों को करना है। और इससे पहले मैं पूरे प्रश्न पत्र का हल कराया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसके प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो के आप देख सकते हैं।